नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की कक्षाएं, ये जो डीएलएड है, इसकी कक्षा नियमित रूप से आपकी चल रही है और आपको सारे सिलेबस नोट करा दिए गए हैं। पिछले दिन की कक्षा में आपने पढ़ा था कि ध्वनि का अर्थ, यानी ध्वनि किसे कहते हैं या जो आवाज है किसे आवाज कहते हैं। तो सिर्फ एक पॉइंट को पढ़ाया गया था। इसके पहले भी सारी कक्षाओं आपको बातों को बताने का काम किया गया था। आज हम एक नई टॉपिक के साथ परिचित होंगे जिसका नाम होगा ध्वनि का स्वरूप। ध्वनि का स्वरूप, ये देखिए आपकी जो आज की टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है ध्वनि का स्वरूप। देखिए बात मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है, लेकिन जो भी संसाधन है उस संसाधन में आपको कम से कम संसाधनों में अच्छी से अच्छी चीज देने की कोशिश भरपूर करने का काम करेंगे और कम से कम शब्दों में आपको बताने का, आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कम से कम शब्दों में आप चीजों को अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो मुख्य पॉइंट है, आज की जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ध्वनि का स्वरूप। यानी जो ध्वनि है, जो आवाज है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है। यदि इस तरह की चीज आपके समक्ष उपस्थित हो जाने का काम करे तो आपका एक उत्तर होगा। निश्चित रूप से आप उत्तर को देने का काम करेंगे। यदि आपके सामने पूछ दे कि ध्वनि का स्वरूप क्या होता है, तो ध्वनि के स्वरूप में आपका उत्तर होगा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। कहता वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड न हो। कहता है जिसका खंड न हो। ये देखिए, इसने एक बात कहा, पहली बात उसने कहा यदि आपके सामने ये प्रश्न उपस्थित हो कि ध्वनि का स्वरूप क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। कहता जो वर्ण है, जो अक्षर है, जो ध्वनि का स्वरूप है ना, सामान्य सी बात आप ये सोचेंगे ध्वनि का स्वरूप कहो, ये कह रहे वर्ण की बात। तो ध्वनि का जो स्वरूप, जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है, उसको हम किसी न किसी वर्ण में ही तो रखने का काम करते हैं। उस ध्वनि को, उस आवाज को हम कोई न कोई वर्ण, कोई न कोई अक्षर से उसको संबोधित करने का काम करते हैं। तो वही चीज यहां कहता है कि जो ध्वनि का स्वरूप है, तो ध्वनि का जो स्वरूप है, ध्वनि का जो रूप है, वह अक्षर है, वर्ण है। तो यहां कहता है कि वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं। कहता है वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड नहीं होता है। कहता है जो वर्ण है उस मूल ध्वनि को कहा जाता है कि जिसका खंड नहीं होता है। दूसरी बात कहता है दूसरी बात कहता है, यदि ये बात आपके समझ में न आए, हो सकता है दिमाग से आपके निकल जाए, देखो छोटे छोटे सेंस आपको बताने की कोशिश हम करेंगे। दूसरी बात कहता है कि वास्तव में मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर है। वर्ण या अक्षर। देखिए दूसरी बात कहता है कि सच में उसने क्या कहना चाहा है, उसने ये बताने की कोशिश किया हुआ है। आपके सामने प्रश्न है ध्वनि का
तो ध्वनि का जो स्वरूप है, ध्वनि का जो रूप है वह वर्ण है। ये जो अक्षर आप जो देखते हैं ना, ये ध्वनि इस आवाज का एक रूप है। ये कहता है दूसरी बात में कि वास्तव में मूल ध्वनिया वर्ण या अक्षर कहलाती है। उसने कहा कि सचमुच अगर देखा जाए तो जो मूल ध्वनिया है ना, वह अक्षर या वर्ण, यानी जो ध्वनि है, जो आवाज है, इसको या तो अक्षर कहते हैं या तो वर्ण कहते हैं। नंबर 2 बात। दूसरी बात उसने कहा कि जो ध्वनि है इसको या तो अक्षर हम लोग कहते हैं या तो वर्ण कहते हैं। और उसने कहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है कि जिसका खंड नहीं होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड नहीं होता है। जो ध्वनि है वह ध्वनि जो है वर्ण या अक्षर होती है। कहता ध्वनियों का वर्ण या तो अक्षर होने का काम करता है। और तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है। अगली बात बताता है ये, वर्ण हमारी वाणी, कहता है वर्ण हमारी वाणी या उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए अगली बात इसने कह रखा है कि जो वर्ण है, आप ही समझिए कि जो ध्वनि है, कहता है वर्ण हमारी वाणी या उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी जो वर्ण होता है ना, ये हम जो उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। या इसने कह रखा कि वर्ण है, यानी ध्वनि का स्वरूप कहता है कि ध्वनि का जो रूप है एक वर्ण में होता है, एक अक्षर में होता है। तो उसने कहा कि उच्चारित की जाने वाली ध्वनि की सबसे, ये उच्चारित की जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है या ध्वनि है। या उसने ये कहना चाहता है वर्ण अर्थात अक्षर हमारी वाणी, कहता हमारी जो वाणी है या उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण है हमारी उच्चारित की जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अगली बात कहता है ये, चौथी बात ये कहता है इकाइयों के संयोग से, कहता है इकाइयों के संयोग से शब्द इकाइयों के संयोग से शब्द समूह और वाक्य की रचना होती है। वाक्य की रचना होती है। देखिए ये 3-4 बात आपसे कह रखा है। वह यदि आप, उसने कहा कि जो इकाइयां हैं, उसने कहा है इकाइयों के संयोग से, कहता इनके मिलने से शब्द समूह और वाक्य की रचना होती है। उसने ये कहना चाहता है ना कि जो ध्वनि है, उस ध्वनि का जो रूप है वह एक वर्ण होता है, एक अक्षर होता है। और उस अक्षर और वर्ण की एक एक इकाइयों से, यानी एक एक वर्ण को जोड़ के, एक एक अक्षर को जोड़ के, उनके संयोग से शब्द समूह और वाक्य की रचना होती। देखिए असली बात उसने ये कहना चाहे कि व्यक्ति जो कुछ बोलता है वह ध्वनि है। उस ध्वनि का जो स्वरूप है वह एक अक्षर होता है। अक्षर को ही ध्वनि में हम लोग परिवर्तित करके बोलने का काम करते हैं। तो कहता है कि उन्हीं एक एक ध्वनि का जो स्वरूप होता है, जो वर्ण होता है, जो अक्षर होता है, उन्हीं एक एक इकाइयों से, यानी एक एक अक्षरों से, एक एक वर्ण के संयोग से, यानी एक एक वर्ण के जोड़ने के बाद
क्या बनता है? शब्द समूह और वाक्य की रचना होती है। यानी एक शब्द भी बनता है, एक वाक्य की रचना भी होती है। किससे? ध्वनि की एक एक इकाइयों को जो, यानी ध्वनि का जो स्वरूप है उस स्वरूप को जोड़ करके ही निर्माण होता है शब्द समूह का और वाक्य रचना का। और अंतिम बात इसने कह रखने का काम किया हुआ है। अंतिम बात कहता है वह, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में 52 वर्ड है। 52 वर्ड होते हैं। ये देखिए, अब इसको बताया जाएगा आपको आने वाली टॉपिक में कि आखिर 52 वर्ड किसको किसको जोड़ के ये करता है। आप सच में अगर जोड़ेंगे ऐसे तो 50 होगा। अगर आप जोड़ देंगे सारे स्वर को, सारे व्यंजन को, तो 50 होगा। देखिए, हिंदी के स्वर और संस्कृत स्वर में भी अंतर होते हैं। हिंदी में स्वर कम होते हैं, संस्कृत में स्वर कुछ ज्यादा ही होते हैं। लेकिन एक बात और कहता है हिंदी में कि हिंदी में स्वर में, उच्चारण में और लेखन में भी अंतर होता है। इसको अगले टॉपिक में आपको बताने का काम किया जाएगा। यहां तक अभी आपको ये समझिए कि हिंदी भाषा जो है, इस हिंदी भाषा में कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड होते हैं या 52 अक्षर होते हैं। अब आप पुनः एक बात समझिए, वही कहना चाहता है कि जो ध्वनि का स्वरूप है, जो ध्वनि का रूप है, ध्वनि होता कैसा है, उसने ये कहना चाहा है कि हम जिसको बोलते हैं एक ध्वनि पैदा करते हैं, उस ध्वनि को एक रूप देते हैं, उस रूप की एक एक इकाइयों को जोड़ करके शब्द समूह का निर्माण होता है और वाक्यों का भी निर्माण होने का काम करता है। तो पहली बात उसने कहा कि ध्वनि उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यानी वर्ड उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड न हो। पहली बात ध्यान देना है कि वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका क्या हो? खंड न हो। पहली बात कहता है। दूसरी बात कहता है कि सच में वास्तव में मूल ध्वनियां वर्ड या अक्षर ही होती है। उसने कहा कि सचमुच अगर देखा जाए तो जो मूल ध्वनि है वह क्या है? वर्ड होगा, या जिसको हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ड भी कहने का काम कर, दोनों चीज कहा जा सकता है। अगली बात कहता है कि जो वर्ड है वह हमारी वाणी या उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी जिस वर्ड का उच्चारण हम लोग करने का काम करते हैं, जिस भाषा के माध्यम से हम लोग उच्चारण करने का काम करते हैं, उस उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहां आप कहोगे वर्ड, लेकिन बात क्या कह रहा है? ध्वनि की। तो ध्वनि जो होता है ना, कि उच्चारण की जो सबसे छोटी इकाई है, उसी ध्वनि का जो रूप बनता है एक अक्षर बनता है। जैसे कोई से हम लोग कहते हैं, हमने कह दिया क, एक ध्वनि निकली आपके समक्ष, क की एक ध्वनि हुई, लेकिन इस क को हमने एक रूप दिया। उसका रूप होगा ये वाला अक्षर से हम उसको संबोधित करने का काम करते हैं। हमने एक ध्वनि पैदा किया सिर्फ, लेकिन उस ध्वनि का जो स्वरूप है यही वाला है। कहना अगर हमको र हमने एक ध्वनि पैदा किया, लेकिन र का जो स्वरूप होगा ध्वनि, उस र ध्वनि का स्वरूप क्या है? ये र वाला है, ये उसका स्वरूप है। उसने कहना चाहा है कि वर्ड जो है हमारी वाणी या उच्चारित भाषा, यानी हम जो उच्चारित करते हैं और हमारी जो वाणी है, उस वाणी की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड है, या ये कह सकते हैं ध्वनि है। या तो वह ध्वनि होगा या तो वह वर्ड होगा, बात एक ही है। जब ध्वनि की बात आएगी तो ध्वनि होगा। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है। अब यहां आपको मैंने बताया कि ध्वनि का स्वरूप क्या है। हम जिस बात को बोलते हैं, हम जिस बात को कहते हैं, तो एक आवाज सिर्फ निकालते हैं। उस आवाज को एक वर्ड, एक अक्षर में हम पिरोने का काम करते हैं। और अगली बात कहता है कि एक एक ध्वनि की स्वरूप से, यानी ध्वनि के स्वरूप से, अर्थात वर्ड की बात होती है। जब ध्वनि का स्वरूप उसने कह दिया तो ध्वनि के स्वरूप का मतलब साफ है कि ध्वनि का एक स्वरूप होता है, ध्वनि का एक रूप होता है। ध्वनि एक वर्ड या अक्षर को कहते हैं। उसने कहा
कि इकाइयों के सहयोग से कहता ध्वनि का जो स्वरूप है वह वर्ण है। तो वर्णों के एक एक इकाई यानी एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ करके यानी सहयोग से कहता अक्षरों के सहयोग से शब्द समूह और वाक्य का निर्माण किया जाता है। और अंतिम बात कहता है कि हिंदी भाषा में 52 वर्ण पाए जाते हैं। अब इस 52 वर्ण को अगर आप देखेंगे मिलाएंगे ना तो 50 हो पाएगा। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको कई नामों से जानते हैं, उसको अगली वीडियो में या इसी कक्षा में देखकर समय मिलता है तो आपको हम बता देने का काम करेंगे। तो ये आपका रहा ध्वनि का स्वरूप। अगर कहीं भी ये बात दे दे कि ध्वनि का स्वरूप क्या होता है तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा कि ध्वनि का स्वरूप का मतलब ये कहना चाहता है ना कि जिस बात को हम बोलते हैं, जिस बात को हम कहते हैं, इसका कोई न कोई एक अक्षर के रूप में निर्माण तो किया गया होगा। यही ध्वनि का स्वरूप है। ध्वनि के स्वरूप में कभी आप डिस्टर्ब मत होइएगा अगर वर्ण की बात आ जाए तो। भाई ध्वनि का स्वरूप ही तो वर्ण है और उसी वर्ण को एक एक वर्ण को यह लिखा ना कि वर्ण के संयोग से शब्द समूह का निर्माण होता है और वाक्यों का निर्माण होता है। तो चीज वही है, कभी इसमें आप डिस्टर्ब मत होने का काम करिएगा। ये आपका रहा ध्वनि का स्वरूप। और हम एक दूसरी टॉपिक आपको पुनः पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये आपने पढ़ा कि ध्वनि का स्वरूप क्या होता है। दूसरी टॉपिक आप पढ़िए मानक हिंदी वर्ण। एक टॉपिक है मानक हिंदी वर्ण। मानक हिंदी वर्ण ये देखिए, मैं अभी जिस पे चर्चा हम करने का काम कर रहे थे ना कि जो 52 वर्ण है, तो उस 52 वर्ण में आपको ये समझना है कि आखिरकार ये 52 वर्ण होंगे कहां। यदि हम स्वर को मिलाएंगे, व्यंजन को मिलाएंगे, देखिए हिंदी और संस्कृत के स्वरों में भी अंतर होने का काम करता है। तो आखिर कैसे इसको 52 करना है, कैसे 52 होते, कौन कौन उसमें अक्षर है। इसमें क्या रखा है कि हिंदी मानक हिंदी वर्ण कहता है कि जो हिंदी के मानक वर्ण है कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से अक्षर होने का काम किए गए। तो पहली बात उसने क्या रखा है, पहली बात ये कहता है हिंदी में कहता है हिंदी में उच्चारण के आधार पर, देखिए उच्चारण के हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है। देखिए ये आपको कंफ्यूज करेगा, 45 वर्ण है। ये कहता है कि जो मानक हिंदी वर्ण, देखिए आप ये जानते हो कि 52 होता है, 36 होता है, क्या क्या होता है, 12 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 10 होता है। यहां तो उसने कह दिया, जब ये कहता है कि हिंदी के जो मानक वर्ण है, यदि वो आपसे पूछे ना कि स्वर और व्यंजन की संख्या कितना है तो आपका उत्तर होगा 52। यहां कहता है कि जो हिंदी है उस हिंदी में उच्चारण के आधार पर यानी कि प्रयोग के आधार पर हिंदी के कितने वर्ण हैं तो आपका उत्तर होगा 45 वर्ण। चीजों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर व्यक्ति जैसे देता है कि हिंदी में अगर पूछ दे उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या तो आपको सामान्य से मैंने पीछे भी बताया कि 52 है तो आप भी 52 करोगे। लेकिन शब्दों को, प्रश्नों को जरा गौर से पढ़ने की कोशिश करिएगा, प्रश्नों को गौर से पढ़ने की कोशिश ये करिएगा कि प्रश्न पूरा कह क्या रहा है, पहले कि प्रश्न को पूरा पढ़ो। यदि ये कह दे कि हिंदी के वर्ण कितने हैं तो आप सामान्य सी बातें 52 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये कह रखा है ना कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर, यानी ये लग रहा है ना कि लिखने के आधार पर कुछ और होगा। लग तो यही रहा है कि हिंदी में लिखने के आधार पर कुछ और होगा, उच्चारण के आधार पर कुछ और होगा। तो इसका मतलब तो यह स्पष्ट हो रहा है कि लिखने के आधार में 52 हो सकता है, लेकिन उच्चारण के आधार में कितना है यह साफ लिखा कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं हिंदी में। आगे बढ़िए, दिक्कत नहीं होगा, समझ लेंगे आप अच्छी तरह से।
दूसरी बात कहता है, अब इसने एक बात और कहता हूं आपसे कि यदि हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, तो जिसमें स्वर कितने हैं? 10। स्वर कितने हैं? 10। और व्यंजन कितने होंगे? 35। व्यंजन होंगे 35। अब यहां ये चीज कह रखा है कि जब हिंदी की 45 वर्ण हैं, ये उच्चारण के आधार पर, यहां कहता है कि स्वर कितने हैं? 10 और व्यंजन कितने हैं? 35 है। अब आगे पढ़िए, कहता है लेखन के आधार पर, जरा देखिए तो क्या कहना चाहता है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण, ये देखिए समझिए, 52 वर्ण होते हैं। ये कहता है कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, समझिएगा, लेखन के आधार पर 52 वर्ण। ये 52 मैं कराऊंगा आपको कैसे होगा ये। और कहता है जिसमें क्या होगा। अब एक बात और देखिए, जबकि हिंदी में ये 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, लेकिन यहां क्या करेगा, ये कह रखा है, ये कहना ये चाहता है 13 स्वर, समझिएगा, 13 स्वर और 35 व्यंजन, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त, फिर भी नहीं हो पाएगा हमको तो ये लग रहा है, ये फिर भी नहीं। अब कहता है, अब यहां से इसको आप एक काम करिए ना, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये कंफ्यूज, इसको हटा, बाद में इसको बता देंगे आपको। आप समझिए, ये कहता है लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, और कहता है, अब इसमें ये कहता है स्वर, यहां 4 नंबर में करिए, यहां स्वर को कर लीजिए। स्वर कौन कौन से हैं? कहता है अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ऐ, ऊ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखिए हिंदी के, ये हिंदी, जबकि उसने इसके पहले क्या रखा है, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया, 13 कहता था, अब ये हुआ 11 हो गया। अब अगर इसको 13 कहेगा तो ये आप संस्कृत में जब जाओगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपको मिलेगा यहां पे। तो इसको आपको नहीं समझना है, इसको आपको समझना सिर्फ इसको। इसमें भी एक समस्या है, उसने जो कह रखा है कि स्वर कितने हैं 10, व्यंजन कितने हैं 35, लेकिन उच्चारण की दृष्टि में ये हट जाएंगे महाराज। ये जब हट जाएंगे, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ। कहता है कि लेखन की दृष्टि से स्वर 11 होते हैं, उच्चारण की दृष्टि में स्वर कितने होते हैं 10 होते हैं। ये आपका रहा 10 और 11 का जो मामला, तो आप समझिए। देखिए हिंदी में कितने स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं, मान के चलिए आप हिंदी में 11 स्वर होते हैं, लेकिन अगर वो प्रश्न घुमाना शुरू करे कि लेखन की दृष्टि से कितने होते हैं या उच्चारण की दृष्टि से, या लेखन पूछ दे चाहे उच्चारण वह कह दे, तो आप समझ लीजिएगा कहीं न कहीं कंफ्यूज कर रहा आदमी। इसलिए आप 11 और 13 का मामला समझ लीजिए। लेखन की दृष्टि में अगर आएगा
तो 11 कर लीजिएगा। यदि लेखन और उच्चारण कुछ भी न पूछे, केवल स्वर पूछे, तो 11 आराम से आप कर लीजिएगा। ये है स्वर। अब कहता है, अब आपको समझना है कि व्यंजन। अब यहां आप कर लीजिए व्यंजन। पांचवा में व्यंजन क्या है कि यहां पे देखिए कहता है वर्ग, व्यंजनों का एक वर्ग बनाता है। कहता है वर्ग, उसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानता है। जैसे कहता है को, ख, ग, घ, अंग, तो इसको कहता है क वर्ग, इसको कहता है क वर्ग। फिर कहता है च, छ, ज, झ, इय, और इसको कहेगा च वर्ग, जिसमें संस्कृत में पढ़ाते हैं पूचू टू तू, तू वर्ग ऐसे। अब इसमें कहता है कि ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये देखिए अड़ा हो गया। अगला कहता है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये हो गया, ये हो गया। 1 2 3 4 5, ये इसको कहते हैं वर्ग। ये वर्गीय व्यंजन। कभी कभी पूछता है कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 25। कभी व्याकरण पढ़ाएंगे तो उस चीज को पढ़ाएंगे, इसमें ये चीज दिया, जितना इसमें दे रखा उतना मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन ये कहता है, ये देखिए आपका हो गया कि 25, तो ये हो गए, ये वर्गीय व्यंजन हो गए। ये वर्ग क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये हो गया। अब कहता है, अब यहीं से एक चीज और जोड़ लीजिए आप, इसको यहां से मिटा लीजिए आप, इसको यहीं से अलग कर लीजिए, ठीक। ये तो ये हो गया। अगला कहता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण क्या है? य, र, ल, व, ये अंतस्थ होते हैं। और कहता है उष्म, और अगला है इसमें उष्म वर्ण। उष्म वर्ण में क्या है? जिसमें श, 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 ह, ये उष्म वर्ण। अब एक और देता है, कहता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण में क्या है? छत्री, छत्री, त्र, ज्ञ और स्त्र, ये छत्री, त्र, ज्ञ और स्र। अब सब मिलाने का काम करेंगे तो भी पूरा हो नहीं पाएगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें कहता है एक व्यंजन ऐसा है जिसको कई नामों से भी ये देखिए संयुक्त व्यंजन है, जिसका निर्माण कहिए तो बता दें। हाँ, इसको बता देते हैं। ये कहता है इसका जो निर्माण है क और मूर्धन्य स से बनता है, और जो त्र होता है इसका जो होता है त और प्लस र से बनता है, और ये जो है ज्ञ जो है ज और य से बनता है, ज और य से बनता है, और स्र जो है इसका जो निर्माण होता है बड़ा वाला श और र से, इसका निर्माण ऐसे होता है। अब एक चीज है कि क्लियर नहीं हो पाएगा, ये बाउंड हो ही नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड इसमें हैं जिनको 2 बार गिनती की जाती है। जैसे कहा ये है, ये देखिए इसका एक रूप और जरा आप समझिए। इसका एक रूप ऐसे कहता है, ये ड है ना, ये ड और ढ, ड और ढ, इसको 2 बार गणना की जाती है। 50 होंगे सारे, अगर गिनती करने का आप काम करोगे तो मात्र 50 होंगे। जब तक इसको ये वाला नहीं गणना करोगे, इसकी 2 बार गणना होती है। एक बार तो ऐसे लिखा जाता है ड ढ, अड़ अढ़, इसका ऐसे गणना होती है, ये 2 बार गिना जाता है। वैसे वाले 50 होंगे, इसको जब गिनेंगे तो 52। अब इसका नाम भी अलग अलग देता है।
इसका नाम क्या देता है? इसको कई नामों से संबोधित करने का काम करता है। देखिए यहीं पे लिख लीजिए आप। इसको कहता है ये उच्छित व्यंजन। इन्हीं लोगों को कहा जाता है उच्छित व्यंजन, पहला नाम। दूसरा कहता है द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तीसरा कहता है, तीसरा नाम इसका है ताड़न जात, ताड़न जात तीसरा कहता है। और चौथा कहता है विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन। ये देखिए अब ये कहता है कि इस अड और ढ को, इसको इसके दो रूप होते हैं। एक तो ये वाला है और एक ये वाला। एक के नीचे बिंदी होती है और एक के नीचे बिंदी नहीं होती है। इसको अगर कभी आपसे पूछ दे कि ताड़न जात व्यंजन किसे कहते हैं, तो हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया हो तब तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दो चीज आपको करेगा, वो कंफ्यूज आपको करेगा कि ताड़न जात व्यंजन ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। हो सकता है कोई और दे कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं यानी जिसकी दो बार गणना होती है, अड़ अढ़, ये जिसके नीचे बिंदी होगी, जिसके नीचे बिंदी होगी इसको क्या कहते हैं? उच्छित व्यंजन भी कहते हैं। इस व्यंजन को उच्छित व्यंजन कहते हैं, इसी व्यंजन को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इसी व्यंजन को ताड़न जात कहते हैं और इसी को विकसित व्यंजन। अगर चार नामों में से कोई नाम दे दे, विकसित व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, उच्छित व्यंजन, देखो कुछ व्यंजन तो ऐसे जिसको आप जानते, सिर्फ उच्छित कई बार चर्चा आपके सामने आई होगी तो उसके विषय में आप जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसको ताड़न जात भी कहा जाता है और विकसित व्यंजन भी कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा हिंदी के मानक वर्ड। अगर किसी प्रकार की आपको इसमें समस्या होगी तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा प्रश्न जरूर कि सर अगर यहाँ 45 है तो वहां 52 कैसे होगा, कैसे कैसे। तो निश्चित रूप से आप चाहे जहां से भी देखने का काम करते होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि यदि आपको जहां क्योंकि देखिए कुछ चीजों को आप लोग पहले से जानते हैं, आज जब जान रहे हैं और जिस चीज को हम यहां बताए आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार ये कहीं कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा कि सर इस किताब में तो ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या इसमें दिक्कत है, कहां तक सही है, तो उसकी चर्चा निश्चित रूप से की जाएगी। आप लोगों से पुनः मैं एक बार कहना चाहूंगा, विशेष निवेदन करना चाहूंगा, आपका कुछ नहीं लगता है, मैं आपको फ्री सेवा दे रहा हूं क्लास, और आप चाहे जहां पर भी हो वहीं से 20 से 25 मिनट का समय निकाल करके वीडियो को देखने का काम करिए। जहां भी आपको कुछ मिस लगे, हो सकता है हमसे भी गलती या भूल कहीं हो गई हो तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। यदि नई गलती हुई है, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का काम करिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।